हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो बेटा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने बेसिकली डिस्कस किया था जो चैप्टर हमारा वन शॉट वीडियो लेक्चर्स चल रहे हैं उसमें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 फिनिश किया था, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। करेक्ट। अब हम लोग आपके लिए वन शॉट वीडियो अगेन लेके आने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6, दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, ठीक है। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, आप ये मान के चलिए कम से कम 6 to 7 मार्क्स का पेपर बन जाएगा यहाँ से, ठीक है। एंड इजी चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है, ज़्यादा लेंदी नहीं है। हम इसको वन शॉट लेक्चर में आराम से फिनिश करेंगे, 1 आवर की वीडियो लगभग होगी ये, ठीक है। एंड इस तरह से मैं आपको कवर कराऊंगा कि ईच एंड एवरी टॉपिक आपका कवर हो जाए जो आपके एग्जाम आने वाले हैं, ठीक है। बिल्कुल वेल डिफाइंड तरीके से हम लोग कवर करने वाले हैं, सारी के सारे क्वेश्चंस भी करेंगे इसके एमसीक्यू वीडियोस के अंदर, एंड कॉन्सेप्ट में यहाँ पर सारा आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं चैप्टर के साथ। सो चैप्टर नंबर 6, द नेम ऑफ द चैप्टर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस क्या क्या है हमारा, ये हमें पता होना कंपलसरी है। किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग करने से पहले आपको अगर अपना डेस्टिनेशन नहीं पता कि आपको करना क्या है तो फिर नहीं हो पाएगा, राइट। सो फर्स्टली वी हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक इज दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, करेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सेकेंड टॉपिक इज फैराडेज लॉ। Then third is induced EMF and current. Fourth, Lenz law. And fifth topic is eddy currents. And sixth topic is self and mutual induction. ठीक है, ये हमारे पास 6 टॉपिक्स हैं, जल्दी से इनको फिनिश करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। तो इसकी कहानी को स्टार्ट जो किया गया था वो जनरली फैराडे के कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे, उनके बेसिस पर हम लोगों ने यहाँ पर बात करी थी, ठीक है। तो फैराडे ने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए थे उसके बेसिस पर मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिफाइन करूँगा। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, पहले आपको ये समझना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको हम EMI भी बोलते हैं, इन शॉर्ट फॉर्म वी कॉल इट EMI। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंडक्शन का मतलब होता है कि हम किसी भी चीज़ को बिना टच किए कुछ प्रोड्यूस करें, कुछ भी करें, एनीथिंग वॉट एवर वी आर डूइंग विदाउट टचिंग दैट ऑब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड इंडक्शन। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात हो रही है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब ये है कि एक कॉइल हमारे पास होगी, ठीक है, एक सर्किट हमारे पास होगा, उस कॉइल के अंदर हम एक EMF या फिर एक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेंगे यूजिंग अ कॉन्सेप्ट जिसमें हम उस कॉइल को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, विदाउट डिस्टर्बिंग दैट कॉइल, विदाउट अप्लाइंग द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दैट कॉइल, वी विल प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करंट in that coil. This phenomena is known as electromagnetic induction. तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे, उसके बेसिस पर पहले हम डिस्कस करते हैं कि फैराडे जी ने जो एक्सपेरिमेंट्स दिए थे वहाँ से स्टार्टिंग हुई थी हमारी, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। तो क्या क्या हमारे एक्सपेरिमेंट्स थे वो अंडरस्टैंड करते हैं हम सबसे पहले। तो फैराडे ने क्या देखा कि भाई अगर हम एक कॉइल है हमारे पास, सपोज दिस वन इज अ कॉइल, एंड मान लो हमने इसमें एक गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, एक गैल्वेनोमीटर यहाँ लगा रखा है, ठीक है। एंड इसमें जब हमने एक गैल्वेनोमीटर लगा रखा है और यहाँ पर हमने क्या करा, इन्होंने फैराडे जी ने कहा कि हम एक मैग्नेट लेकर आते हैं। ये मैग्नेट सपोज ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो इन्होंने क्या किया, इस मैग्नेट को मूव कराया, बैक एंड फोर्थ, टू एंड फ्रो मोशन कराई। तो सबसे पहले तो इन्होंने देखा कि जब हम इस मैग्नेट को लेकर आए थे, जस्ट लाकर रखा था वहाँ पर, तो देखा कि इस गैल्वेनोमीटर के अंदर एक मोमेंट्री डिफ्लेक्शन आया, मोमेंट्री डिफ्लेक्शन आया, मोमेंट्री डिफ्लेक्शन आया। क्लियर?
तो जब हमने देखा इसमें कि ये मोमेंट्री डिफ्लेक्शन आया, इट मीन्स कि भाई कुछ तो है। अगर गैल्वेनोमीटर मेरा डिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका मतलब उसमें करंट फ्लो हो रहा है, कुछ करंट प्रोड्यूस हुआ है, उसमें करंट डेवलप हुआ है कहीं सर्किट के अंदर। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आ गया कि करंट डेवलप हुआ क्यों, ये करंट डेवलप हुआ क्यों। लेकिन लाकर रख दिया मैग्नेट को, उसके बाद देखा वो डिफ्लेक्शन खत्म हो गया। थोड़ी सी बहुत माइक्रो सेकेंड के लिए, नैनो सेकेंड के लिए डिफ्लेक्शन आया, एंड लाइक दिस एंड दैट्स इट, डिफ्लेक्शन खत्म। इट मीन्स करंट अब नहीं है इसके अंदर। तो इन्होंने कहा कि अच्छा, इसका मतलब मैग्नेट को लाने पर हमें डिफ्लेक्शन मिल रहा है। फिर इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, एक काम और करते हैं, इस मैग्नेट को हम आगे पीछे मूव करा के देखते हैं, इस मैग्नेट को आगे पीछे मूव करा के देखते हैं। तो उन्होंने जब टू एंड फ्रो मोशन कराई, तो टू एंड फ्रो मोशन कराने पर इसमें डिफ्लेक्शन दोबारा से स्टार्ट हो गया। ये हमारा जो गैल्वेनोमीटर था, ये डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो गया। जब इसको आगे लेकर गए तो डिफ्लेक्शन आया, पीछे लेकर गए तो डिफ्लेक्शन दूसरी डायरेक्शन में आया, जो डायरेक्शन पहले थी उससे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ से पता चला कि जो डिफ्लेक्शन हमारा आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, इस मोशन की वजह से आ रहा है। किसकी मोशन, मोशन ऑफ मैग्नेट, मोशन ऑफ मैग्नेट की वजह से आ रहा है। ठीक है, डिफ्लेक्शन जो आ रहा है मोशन ऑफ मैग्नेट की वजह से आ रहा है, करेक्ट। इसके बाद इन्होंने कहा कि एक काम करते हैं कि अभी हमने मोशन ऑफ मैग्नेट कराई, एक काम करते हैं कॉइल को मूव करा के देख लेते हैं, मैग्नेट को स्टेशनरी कर देते हैं। क्या देखते हैं कि ऐसा तो नहीं सिर्फ मैग्नेट की वजह से ही आ रहा है, मैग्नेट की मोशन कराना ही कंपलसरी है। तो इन्होंने जब कॉइल को मूव कराया तो उन्होंने क्या देखा कि सेम डिफ्लेक्शन आ रहा था कॉइल के मूवमेंट से भी। मोशन ऑफ कॉइल मतलब बैक एंड फोर्थ टू एंड फ्रो मोशन कराई किसकी, इस कॉइल की, तो वहाँ से भी हमें क्या मिला, डिफ्लेक्शन मिला। इट मीन्स दोनों केसेस में डिफ्लेक्शन मिल रहा है। तो इन्होंने कहा कि भाई अच्छा, इसका मतलब ये श्योरिटी है कि जो डिफ्लेक्शन आ रहा है ये मैग्नेट की वजह से भी, मैग्नेट मूव करेगी तब भी हो सकता है, और जो कॉइल मूव करेगी उससे भी हो सकता है। मतलब हमारा करंट प्रोड्यूस जो हो रहा है, ये करंट हमारा मैग्नेट की मोशन से भी हो सकता है और कॉइल की भी मोशन से हो सकता है। फिर उन्होंने कहा कि काम करते हैं, दोनों को मूव करा के देखते हैं, कॉइल और मैग्नेट दोनों को मूव करा के देखते हैं। तो उन्होंने देखा कि जब दोनों को एक ही डायरेक्शन में सेम स्पीड से मूव कराया, तो इन्होंने क्या देखा, जब सेम स्पीड से मूव कराया तो उन्होंने देखा डिफ्लेक्शन नहीं आया, नो डिफ्लेक्शन। और जब डिफ्लेक्शन नहीं आया तो यहाँ फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि भाई अब डिफ्लेक्शन क्यों नहीं आया, मोशन तो दोनों कर रहे हैं, तो ऐसा क्या प्रॉब्लम हुआ जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा। अभी तो मोशन में आ रहा था डिफ्लेक्शन, बट अब नहीं आया, इट मीन्स करंट प्रोड्यूस नहीं हुआ। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाते हैं, एक इधर ले गए, एक को इधर ले गए। जब अपोजिट डायरेक्शन में इनको लेके गए तो हमने क्या देखा कि डिफ्लेक्शन फिर आना स्टार्ट हो गया। इट मीन्स यहाँ से ये क्लियर हो गया कि कहानी मोशन की नहीं है, कहानी हमारी है रिलेटिव मोशन की। कि यहाँ पर इन्होंने बोला कि ये कंक्लूजन अब सामने आ रहा है कि व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट, देयर विल बी सम इंड्यूस्ड ईएमएफ, and if the coil is closed, if the circuit is closed, there will be an induced current। ये जो करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है ना, इसको इंड्यूस करंट बोलते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो कॉज ऑफ मोशन, आई मीन कॉज ऑफ डिफ्लेक्शन है, कॉज ऑफ इंड्यूस करंट जो है, ये क्या है, रिलेटिव मोशन है बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट। ये तो मैग्नेट का ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्लियर हुआ इनका। यहाँ से इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जो रिलेटिव मोशन है मैग्नेट और कॉइल में, इसकी वजह से क्या होगा, डिफ्लेक्शन आएगा, उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हो जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बना कि ऐसा हुआ क्यों, रिलेटिव मोशन से ऐसा क्या हुआ कि करंट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है ना, ऐसी क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई, ऐसा क्या चेंजेस हुए जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हुआ। तो यहाँ पर फिर एक और एक्सपेरिमेंट इन्होंने परफॉर्म किया, और उस एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में इन्होंने बताया कि भाई अब हम क्या करेंगे, अब हम कॉइल और मैग्नेट की जगह हम क्या करेंगे, एक कॉइल लेंगे, उसमें हम लगाएंगे एक गैल्वेनोमीटर, ठीक, एक और कॉइल लेंगे,
उसमें हम लगाएंगे क्या, एक पोटेंशियल विद रियोस्टेट लगा लेते हैं, ठीक है, दिस, और हमने इसमें करंट फ्लो कराया। जैसे ही हमने करंट फ्लो कराया तो हमने क्या देखा, इस करंट की वजह से भी इस कॉइल में मोमेंट्री डिफ्लेक्शन आया। इस गैल्वेनोमीटर में, ये जो गैल्वेनोमीटर हमने लगाया है यहाँ पर, इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया। और जब इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया तो अब यहाँ पर एक चीज़ और समझ आई कि भाई करंट जो है, ये जो मैग्नेट है, सिर्फ मैग्नेट की वजह, मैग्नेट की मोशन की वजह से डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा। अगर उसके नियर एक कॉइल है आपके पास और उसमें करंट आपने फ्लो कराया तो उसकी वजह से भी डिफ्लेक्शन आ रहा है, उसकी वजह से भी करंट डेवलप हो रहा है हमारी नेबरिंग कॉइल के अंदर, राइट। तो अब यहाँ पर जब करंट हमने, अच्छा, इस करंट को चेंज कराया, फिर करंट की वैल्यू को जब चेंज कराया हमने, करंट की वैल्यू को जब चेंज कराया तब हमने क्या देखा, ये डिफ्लेक्शन लगातार आ रहा था, लेकिन अगर कांस्टेंट करंट अगर फ्लो हो रहा तो डिफ्लेक्शन बंद हो रहा था। इट मीन्स करंट की वैल्यू जब तक चेंज होती रही है तब तक हमारा इसमें डिफ्लेक्शन आता रहा। तो बाद में इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि भाई क्वेश्चन इज दैट कि डिफ्लेक्शन करंट से हो रहा है, इट मीन्स इससे पीछे वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। करंट जो है अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो वहाँ पर इन्होंने देखा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। किसी भी सरफेस से जब वो, किसी भी क्रॉस सेक्शन से जब वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी तो उसमें से एक फ्लक्स इंड्यूस होगा, आई मीन एक फ्लक्स पास होगा, फ्लक्स लिंक करेगा। और जब ये करंट हमारा बदल रहा होगा तो इसके अंदर पास होने वाला फ्लक्स भी बदल रहा होगा, राइट। इसके अंदर पास होने वाला फ्लक्स भी बदल रहा होगा। तो यहाँ पर इन्होंने देखा कि जब भी हमारा मैग्नेटिक, तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा जो लिंक हो रहा होगा किसी भी कॉइल से, जब भी ये मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा चेंज होगा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट चैप्टर में मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद एनी कॉइल जब भी चेंज होगा उस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक जो इंड्यूस करंट डेवलप होगा, नॉट मैग्नेटिक। जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उस कॉइल के अंदर क्या होगा, एक करंट प्रोड्यूस होगा, एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। उस ईएमएफ का हमने नाम दिया इंड्यूस्ड ईएमएफ। उस कॉइल का नाम हमने क्या दिया, इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्लियर है, उस कॉइल का नाम हमने दिया इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। कि जब भी हमारा मैग्नेट ये चेंज होगा, क्या चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा किसी भी कॉइल से। तो फाइनली फिर उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की एक डेफिनेशन दी। इन्होंने कहा कि व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद एनी कॉइल चेंजेस, सम ईएमएफ और सम करंट इज डेवलप्ड इन दैट कॉइल, दिस फिनोमेना इज नॉन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कैसे चेंज होगा मैग्नेटिक फ्लक्स, ध्यान से समझना कि भाई यहाँ से जब मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा जिसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, इस तरह से अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी इसकी, राइट, इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी इसकी, ठीक है। इस तरह की कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी जो कि इस कॉइल में से आ रही होंगी, राइट, लाइक दिस। सो व्हाट विल हैपन कि जब ये कॉइल हमारी, जब इसमें करंट इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इंक्रीज होंगी, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो इसमें से पास होने वाली नंबर ऑफ फील्ड लाइंस का नंबर बढ़ जाएगा और मे बी डिक्रीज भी हो सकता है, तो फ्लक्स चेंज होगा। ऐसी सेम मैग्नेट के केस में भी था। मैग्नेट भी क्या करेगी, जो मैग्नेट होती है उसमें से फील्ड लाइंस निकलती हैं। जब फील्ड लाइंस निकलेगी, जब मैग्नेट हमारी मूव करती है तो क्या होगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होंगी, उसमें से वो ज़्यादा हो जाएंगी। जब उसको क्लोज ले जाओगे, जब उसको फार अवे कर दोगे तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डिक्रीज हो जाएंगी। एंड दैट इज व्हाई व्हाट विल हैपन कि वहाँ पर आप देखोगे कि फ्लक्स वेरिएशन आएगा, फ्लक्स में चेंज आएगा। एंड दैट इज द रीज़न कि वहाँ पर क्या डेवलप हो रहा है, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो रहा है। एंड इफ द सर्किट इज क्लोज देन देयर विल बी इंड्यूस्ड current also, there will be induced current also. Clear? So that phenomena is known as
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट by changing the magnetic flux passing through that coil is known as EMI, electromagnetic इंडक्शन। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो हमारा सबसे पहला टॉपिक था ये आपको समझ आ गया। सेकंड टॉपिक था हमारा फैराडेज लॉ। तो ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इसको समझते हैं ध्यान से, ठीक है। तो भाई यहाँ तक जब फैराडे जी ने लॉ दे दिए, फैराडे ने जब अब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर दिया तो फिर इन्होंने अपने लॉज दिए कुछ फैराडेज लॉ। तो इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने कहा कि भाई इतनी बात तो मुझे समझ आ गई कि जब भी हम किसी कॉइल से लिंक फ्लक्स चेंज करेंगे तो उसमें से क्या होगा, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा। अब क्वेश्चन उन्होंने कहा कि कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा। तो बाय एक्सपेरिमेंट उन्होंने कहा कि जब भी हम किसी कॉइल से लिंक होने वाला फ्लक्स चेंज करेंगे तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा हमारा, इट विल बी द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल्स टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दैट कॉइल। क्या टाइम रेट है मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने का, उसके अकॉर्डिंग ये हमारा फ्लक्स डेवलप हो, ये हमारा ईएमएफ डेवलप होगा। जो ईएमएफ हमारा होगा दैट ईएमएफ विल बी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। और अगर इफ देयर मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, एंड इफ देयर आर n turns in the coil then this epsilon will be n times del phi over del t। ये हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। और अगर हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात ना करें तो ये जो हमारा होगा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक साइन भी आ जाता है माइनस का। ये हमारा माइनस साइन यहाँ क्या बताता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारा डेवलप हो रहा है इट इज जस्ट अपोजिट टू द चेंज ऑफ फ्लक्स, या ये कह सकते हो कि मेन ईएमएफ जो होगा हमारा उसके जस्ट अपोजिट होता है, पोलरिटी को डिफाइन करता है, ठीक है। इसके बारे में हम अभी और डिस्कस करेंगे। लेंज ने बताया था इसके बारे में, ठीक है, उन्होंने एक लॉ दिया तो हम उसको डिस्कस करेंगे, तब आपको समझ आएगा ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर। अच्छा, ये तो हो गया हमारा कि व्हेन फ्लक्स हमारा एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू में चेंज हो रहा। अब फ्लक्स अगर कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है इन स्मॉल स्टेप्स, देन इन दैट केस जो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ होगा हमारा वो क्या होगा, एन डी फाई बी अपॉन डी टी। ये वाला फॉर्मूला आपने यूज़ करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। अगर आपको फ्लक्स की वैल्यू दे रखी है टाइम के फंक्शन में तो उसको डिफ्रेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, देन टाइम की वैल्यू पुट कर दो और आपको क्या मिल जाएगा, फ्लक्स की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर, ठीक है। तो ये हमारा फैराडे का लॉ था एंड यहाँ पर आपको समझ आ गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू ईएमएफ प्रोड्यूस इन दैट कॉइल, ठीक। अब यहाँ पर ईएमएफ निकाल लिया हमने, तो इंड्यूस करंट भी अगर किसी कॉइल से निकालना हो तो इंड्यूस करंट कैसे निकलेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ तो पता चल गया, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड करंट अगर निकालना हो किसी कॉइल से तो क्या करेंगे हम, I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन आर। सिंपल, आर क्या है उसका रेजिस्टेंस है, एप्सिलॉन यहाँ से निकल जाएगा तो ये हो जाएगा I इज इक्वल्स टू एन डी फाई बी अपॉन डी टी अपॉन आर भी लिख सकते हो। सो दिस विल बी योर इंड्यूस्ड करंट इन दैट कॉइल, इंड्यूस्ड करंट इन दैट कॉइल। क्लियर, तो ये इंड्यूस करंट हो गया हमारा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो क्या है, लेंज लॉ। तो ये जो लेंज लॉ है इसको समझेंगे हम। लेंज ने क्या कहा था, इन्होंने कहा कि ये जो साइन आया है हमारा, इस साइन की वजह क्या है, ये नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है। तो इन्होंने बताया कि ये नेगेटिव साइन जो आ रहा है ये इसलिए आ रहा है क्योंकि जैसे सपोज मान लो आपने ये कॉइल ली है, ठीक है, इसमें से कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है, कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें से पास हो रहा है। अब इस मैग्नेटिक फ्लक्स को आप चेंज कर रहे हो, इस मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर रहे हो, इसको इंक्रीज कर रहे हो आप। तो क्या देखा गया इसमें देखा गया कि इसको जब आप इंक्रीज कर रहे हो तो जो
इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो रहा है, उसकी वैल्यू जो है इस तरह, उसकी डायरेक्शन इस तरह से डिफाइंड हो रही है कि ये उस इंक्रीज करने को अपोज करता है, ये उस चेंज का अपोज करता है, जिस चेंज की वजह से ये डेवलप हो रहा है करंट या ईएमएफ, उस चेंज का अपोज करता है। इट अपोजेस द चेंज, ठीक है, जिसकी वजह से ये डेवलप हुआ है। तो इसी वजह से अपोज कर रहा है, दैट इज वाई देयर इज नेगेटिव साइन। तो लेंज लॉ अगर आपसे बोला जाए कि व्हाट इज लेंज लॉ, तो लेंज लॉ इज, इट स्टेट्स दैट द डायरेक्शन, और यू कैन से polarity of induced EMF or current is such that it opposes the cause due to which it produced, क्लियर। ये उस कॉज का अपोज करता है जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लेंज लॉ हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, ये जो एप्सिलॉन आप देखते हो इसमें माइनस साइन आता है, माइनस साइन ये जब लगेगा जब नंबर ऑफ टर्न्स आपको दिए हों, अदरवाइज आपने क्या करना है, सिंपली d∅/dt को डिफ्रेंशिएट कर देना। सो दिस माइनस साइन इज जस्ट बिकॉज टू अपोज द मेन करंट, क्लियर। यहाँ समझ लो ध्यान से, जैसे सपोज एक लूप है, यहाँ से डायरेक्शन भी आप बताओगे करंट की, जैसे ये लूप है और ये हमारा एक वायर है, उसमें करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये करंट इंक्रीज हो रहा है, तो इस लूप में जो इंड्यूस करंट डेवलप होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, इसके जस्ट अपोजिट, मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे होगी। और अगर यहीं पर ये करंट हमारा इसी डायरेक्शन में होता लेकिन ये डिक्रीज कर रहा होता, तो ये हमारा करंट इसको डिक्रीज करने से रोकता, उसका अपोज करता, तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज हो जाता। जो इंड्यूस करंट है ये मेन करंट है आई, और ये हमारा इंड्यूस करंट है, तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसके अलॉन्ग हो जाएगी, मतलब इस लूप के अंदर एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि जो हमारा कॉज है जिसकी वजह से जो हम चेंज कर रहे हैं किसी मेन कॉइल के अंदर, उस कॉइल के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करंट डेवलप होगा। फॉर एग्जांपल एक कॉइल है हमारे पास दिस, एंड इस कॉइल में हमने कुछ करंट फ्लो करा है, एंड इस करंट को हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहा करंट और इसको हम इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये जो कॉइल हमारे पास नेबरिंग कॉइल होगी, इसमें जो करंट डेवलप होगा, इंड्यूस करंट डेवलप होगा, उसकी डायरेक्शन ये होगी, मीन्स इस तरह से, क्लियर। यहाँ पर ये इंक्रीज हो रहा होना चाहिए, ये अगर इंक्रीज हो रहा तो ये डायरेक्शन आएगी, अगर ये डिक्रीज हो रहा होता तो ये डायरेक्शन फिर क्या हो जाती है, इसके जस्ट अपोजिट हो जाती है, क्लियर। क्योंकि ये डिक्रीज होने से अपोज करेगा, डिक्रीज होने को रोकेगा ये, तो दैट इज बाय इसके अपोजिट हो जाएगी। सो दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस लेंज लॉ। एंड नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे एडी करेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो क्या है, देखो नेक्स्ट टॉपिक इज एडी करेंट्स, इसको समझ लेते हैं। और एक चीज़ और यहाँ पर आप समझ लो, जो लेंज लॉ है हमारा, ये आ जाता है एग्जाम में कि ये किस कंजर्वेशन पर बेस्ड है, तो ध्यान रखना ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज होता है, दैट इज वाई ये अपोज करता है, ठीक है। चलिए इसके बाद आ जाता है एडी करेंट्स। एडी करेंट्स क्या है हमारे, उनको समझते हैं। एडी करेंट्स क्या है कि एडी करेंट्स बेसिकली वो करेंट्स होते हैं जो हम किसी मैग्नेटिक फील्ड, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास, क्रॉस्ड मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड, एंड इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने क्या किया, एक मेटल का एक कोई
पीस रख दिया, सपोज ये मेटल का कोई पीस रख दिया, तो इसके सरफेस पर जो करंट डेवलप होता है, जो इस तरह से राउंड करता हुआ चलता है लाइक दिस, तो ये जो करंट डेवलप होता है ऑन द सरफेस, द करंट बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, तो जब आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करोगे तो उसकी वजह से इसके सरफेस पर एक इंड्यूस करंट डेवलप हो जाएगा, एंड दैट करंट इज नॉन एज एडी करंट। क्लियर? सो एडी करंट इज व्हाट? एडी करंट इज द करंट डेवलप्ड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ टाइम बेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रहा होता है, उसमें जब हम एक कंडक्टर को प्लेस करते हैं तो उसके सरफेस पर एक करंट डेवलप हो जाता है, दैट करंट इज नॉन एज एडी करंट। क्लियर? अब ये एडी करंट जो है इसके काफ़ी लॉसेस भी हैं। एडी करंट के लॉस ये है कि भाई अब ये अननेसेसरी करंट है, जब ये सरफेस पर डेवलप हो जाएगा तो उसको हीट कर देगा, ठीक है ना, हीट करेगा तो क्या होगा, एनर्जी लॉस होगी, एनर्जी वेस्टेज होगा। सो दैट इज बाई एडी करंट के कुछ लॉसेस में। कुछ बेनिफिट भी हम इनको यूजफुल चीज़ों में भी यूज़ करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक ब्रेक्स होती हैं हमारी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स में हम एडी करंट्स का यूज़ करते हैं, राइट, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स में एडी करंट्स का यूज़ करते हैं। और आपका जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में भी हम इसको यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में भी यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक फर्नेसेस में यूज़ होता है इनका। तो ये एग्ज़ाम में आ सकता है कि एडी करंट्स हमारे यूज़ कहाँ किए जाते हैं, तो इलेक्ट्रिक फर्नेसेस में भी यूज़ करा जाता है इसको, ठीक है। तो ये हमारे कुछ यूजेज हैं। और गैल्वेनोमीटर में भी ये हमारा डेवलप हो जाता है, जो हमारे बाइक के मीटर्स होते हैं, डिजिटल मीटर्स, वहाँ भी एडी करंट्स डेवलप होते हैं, ठीक है। गैल्वेनोमीटर में भी एडी करंट्स डेवलप होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग की वजह से। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट यूजेज हैं एडी करंट के, राइट। इसके बाद जो टॉपिक है हमारा वो सेल्फ इंडक्शन है एंड म्यूचुअल इंडक्शन है। तो पहले हम सेल्फ इंडक्शन पढ़ेंगे। सेल्फ इंडक्शन का मतलब, इंडक्शन तो आपको समझ आ गया कि करंट प्रोड्यूस करना बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स। सेल्फ इंडक्शन का मतलब है कि जैसे एक हमारे पास कॉइल है, उसमें हमने कुछ करंट फ्लो कराया और उस करंट की वैल्यू को हमने चेंज कराया। इस करंट की वैल्यू कोई चेंज कराने से इसी में हमने एक इंड्यूस करंट डेवलप करा दिया, इसी सेम कॉइल के अंदर। सेम कॉइल के अंदर अगर हमने एक इंड्यूस करंट डेवलप करा दिया तो दैट फिनोमेना इज नॉन एज सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन इज व्हाट? सेल्फ इंडक्शन इज द प्रोसेस और फिनोमेना इन विच द इंड्यूस करंट इज डेवलप्ड इन द सेम कॉइल in which the main current is flowing by changing the electric current or you can say magnetic flux passing through that coil। तो इस कॉइल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा होगा, इसकी वैल्यू को चेंज कराने से इसी कॉइल में जो हमारा करंट डेवलप हो जाएगा, इस प्रोसेस को बोलेंगे सेल्फ इंडक्शन। एक यहाँ पर टॉपिक है हमारा म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्शन जो होता है बेसिकली ये होता है कि एक कॉइल है हमारे पास दिस, इसमें हमने करंट फ्लो कराया और इसकी वैल्यू को चेंज करके क्या किया, हमने करंट की वैल्यू को चेंज कराया इस कॉइल के अंदर, और इस कॉइल की वजह से जो नेबरिंग कॉइल है उसमें हमारा एक इंड्यूस करंट फ्लो हो गया, इसमें इंड्यूस करंट डेवलप हो गया या इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो गया। तो ये जो प्रोसेस है दैट इज नॉन एज म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या है बेसिकली? म्यूचुअल इंडक्शन इज द प्रोसेस इन विच by changing the current or by changing the flux in one coil, induced EMF is developed in another coil. This process is known as mutual induction. Self induction is the process in which we change the magnetic flux of the same coil, and in that same coil the induced current is developed, right। अब यहाँ पर क्या देखा गया? यहाँ पर देखा गया कि जो हमारा फ्लक्स चेंज होगा, ये हमारा जो इंड्यूस करंट डेवलप होगा ये बेसिकली करंट पर डिपेंड करता है, ठीक है। फाई डिपेंड करता है किस पर? आई पर। मतलब हम इसमें जितना ज़्यादा करंट फ्लो कराएंगे उसके अकॉर्डिंग ही हमारा फ्लक्स पास होगा। तो जो फ्लक्स है हमारा किसी भी कॉइल में, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? मैग्नेटिक जो फ्लक्स है हमारा ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक
करंट के ऊपर। यस, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है हमारा बेसिकली ये करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ सेल्फ इंडक्शन के केस में ये देखा गया। तो इट मीन्स जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म आएगा एंड दिस कांस्टेंट इज बेसिकली नॉन एज सेल्फ इंडक्टेंस। दिस कांस्टेंट इज नॉन एज सेल्फ इंडक्टेंस। जैसे आपने देखा कि चार्ज किसी भी कंडक्टर में जो स्टोर होता है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, चैप्टर नंबर 2 में बताया था। इट मीन्स यहाँ से एक कांस्टेंट जब आप लगाते थे तो ये C आता था और इसको हम बोलते थे कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर। और कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर इज व्हाट? टू स्टोर द चार्ज और टू स्टोर द एनर्जी। कैपेसिटी टू स्टोर द एनर्जी और टू स्टोर द चार्ज इज नॉन एज कैपेसिटेंस। सिमिलरली यहाँ भी जो सेल्फ इंडक्टेंस है ये हमारा इस कॉइल का, इस इंडक्टर का, कॉइल इज बेसिकली इंडक्टर, कॉइल को हम इंडक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस क्या है? इस कॉइल की कैपेसिटी है कि उसमें कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो सकता है, कितनी एनर्जी उसमें स्टोर हो सकती है, दैट इज गिवन बाय द सेल्फ इंडक्टेंस। क्लियर? अब यहाँ से जब आप सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन करोगे तो L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? फाई B अपॉन I, और फाई क्या है हमारा? मैग्नेटिक फ्लक्स, I क्या है? करंट। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर पर एम्पियर, वेबर पर एम्पियर। सो दैट इज वाई द यूनिट ऑफ दिस सेल्फ इंडक्टेंस इज वेबर पर एम्पियर और दिस इज ऑल्सो नॉन एज हेनरी। इसको हम हेनरी भी बोलते हैं। क्लियर? इसको क्या बोलते हैं? हेनरी भी कहते हैं। समझ आ गई बात? तो ये हो गया सेल्फ इंडक्टेंस की कहानी। अच्छा, इससे आगे हम थोड़ा सा और अभी करेंगे, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस को यहाँ पर और थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, फॉर्मूला आ जाता है कभी कभी। तो आपने पढ़ा है फाई L इक्वल्स टू फाई आई दिस, और फाई इक्वल्स टू क्या होता है? L इक्वल्स टू आपने पढ़ रखा है कि भाई EMF जो है हमारा बेसिकली ये क्या है? डी फाई B अपॉन dt। तो यहाँ से जब हम देखेंगे फाई की वैल्यू पुट कर देंगे Li, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा? विद माइनस साइन होता है, तो ये हो जाएगा डी Li फाई की जगह अपॉन dt। तो ये L तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा एंड हमारे पास क्या बचेगा अल्टीमेटली? एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू माइनस L di अपॉन dt। तो ये भी हमारा एक इंड्यूस्ड EMF का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ करंट एंड सेल्फ इंडक्टेंस, इन टर्म्स ऑफ करंट एंड सेल्फ इंडक्टेंस। क्लियर? सिमिलरली हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस को भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो क्या देखा गया? एक्सपेरिमेंटली यही देखा गया कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा लिंक करेगा फर्स्ट कॉइल में, जो दो कॉइल्स होंगी यहाँ पर, म्यूचुअल इंडक्टेंस में दो कॉइल्स होती हैं, तो इसमें क्या देखा गया कि जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें चेंज होगा, दैट मैग्नेटिक फ्लक्स दूसरी वाली कॉइल में, इसकी वैल्यू इसके करंट पर डिपेंड करेगी। इसमें जो करंट हम फ्लो कराएंगे इसके करंट पर डिपेंड करेगी। यहाँ ये ध्यान रखना, ये वाला करंट जो है ये फर्स्ट कॉइल का है, फ्लक्स दूसरी कॉइल का है। तो यहाँ से क्या होगा? इन दोनों का एक कांस्टेंट आएगा, एक टर्म आएगी, इसको M को हम क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। दिस M इज नॉन एज म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड हेंस वी कैन से कि म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम थोड़ा और भी डिफाइन कर लेंगे, फ्लक्स पर यूनिट करंट, फ्लक्स पर यूनिट करंट, ठीक है। अच्छा, जो SI यूनिट है इसकी वो सेम है। SI यूनिट क्या है? वही है हेनरी। डायमेंशन आप निकाल ही लोगे, फाई की वैल्यू और आई की वैल्यू डायमेंशन रख के डायमेंशन आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। एंड यहाँ पर एक चीज़ समझनी है आपको, अगेन फाई जो EMF है हमारा वो क्या होता है? माइनस डी फाई बी अपॉन dt। तो ये माइनस M तो कांस्टेंट हो जाएगा और सीधा सीधा लिखो di अपॉन
dt हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन, ये क्या हो जाएगा di/dt। क्लियर, ये हो गया हमारा EMF का फॉर्मूला इन केस ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, करेक्ट, ये हो गया। एंड आफ्टर दैट मेरे पास एक सोलेनॉइड है, ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड, सेल्फ इंडक्टेंस of a long solenoid, of a long solenoid। एक लॉन्ग सोलेनॉइड होगी आपके पास, ठीक है, उसका सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है वो हमें यहाँ पर देखना है, ठीक है। तो अगर इसकी लेंथ मान लो L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, नंबर ऑफ टर्न्स इसमें टोटल N है, और ये फ्री स्पेस में है जिसकी परमिएबिलिटी है म्यू नॉट, तो यहाँ हमने क्या देखा, जो इसकी सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है इट इज़ म्यू नॉट N स्क्वायर A/L, दैट इज़ द फॉर्मूला फॉर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। यहाँ सब कुछ आपको क्लियर है। म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, एंड N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, A क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, L क्या है, लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, ठीक है। इसको थोड़ा सा और वेरिएशन कर सकते हैं, इसको कैसे वेरी करा सकते हैं, देखो यहाँ पर अगर हम पर यूनिट नंबर ऑफ टर्न्स अगर लिखें पर यूनिट के हिसाब से, पर यूनिट लेंथ, तो n को हम क्या लिख सकते हैं, n अपॉन L। तो इस फॉर्मूले को हम क्या लिख सकते हैं, n म्यू नॉट, n स्क्वायर तो यहाँ है ही, इसको मैंने L इंटू L कर लिया, L स्क्वायर हो जाएगा, और A और L अलग कर लिया, L का मल्टीप्लाई L का डिवीजन कर लिया, तो n अपॉन L को हम क्या लिख सकते हैं, L इज इक्वल्स टू म्यू नॉट N स्क्वायर AL। तो ये भी हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पर जो N है ये क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, क्लियर। अगर ये फ्री स्पेस में नहीं है, ये किसी अनदर मीडियम में है, देन वी कैन राइट इट लाइक म्यू ऑफ दैट मीडियम N स्क्वायर AL, और म्यू ऑफ दैट मीडियम विल बी व्हाट, दैट मीडियम जो होगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा म्यू M जो है ये हो जाएगा हमारा म्यू मीडियम का, दैट विल बी रिलेटिव परमिएबिलिटी इनटू म्यू नॉट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रिलेटिव परमिएबिलिटी इनटू म्यू नॉट। तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि म्यू आर रिलेटिव परमिएबिलिटी होगी इनटू म्यू नॉट N स्क्वायर AL, ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा। सिमिलरली अगर हम म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करते हैं, तो यहाँ पर दो सोलेनॉइड्स होनी चाहिए, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालेंगे यहाँ पर ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड। तो टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड का जब म्यूचुअल इंडक्टेंस हम निकालेंगे यहाँ पर, तो इसमें क्या होगा, एक सोलेनॉइड हमारी होगी दिस वन, एंड इसके अंदर एक और सोलेनॉइड होगी हमारे पास लाइक दिस, ठीक है। एंड यहाँ पर हमें क्या पता लगाना है, यहाँ पर हमें पता लगाना है, इसमें कुछ टर्न्स होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न्स मान लो बाहर वाली कॉइल में N1 है, अंदर वाली कॉइल में N2 है। क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो कॉमन एरिया हम यहाँ ले लेते हैं A कॉमन एरिया छोटी वाली कॉइल का, जो इनर कॉइल है उसका एरिया है ये A, ठीक है। तो यहाँ पर जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है हमारा M, इट इज़ व्हाट, म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L, दैट इज द फॉर्मूला फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस। N1 is the number of turns in outermost coil, N2 inner coil, A यहाँ पर क्या है, A कॉमन एरिया है,
कॉमन एरिया, या फिर आप ये कह सकते हो एरिया ऑफ इनर सोलेनॉइड, इनर सोलेनॉइड, ठीक है ना। ये हमारा ए है। एल क्या है? लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, जो कि दोनों की इक्वल होगी, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, सोलेनॉइड दोनों की लेंथ इक्वल होगी, दोनों इक्वली लेंथ होगी दोनों की। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो, तो इसको क्या लिखोगे? एम इज इक्वल्स टू म्यू नॉट N1 अपॉन एल। अगर इसमें हम L से मल्टीप्लाई कर दें तो N1 अपॉन एल इंटू N2 अपॉन एल इंटू ए एल, ऐसे लिख दोगे तो ये बन जाएगा हमारा म्यू नॉट स्मॉल n1 स्मॉल n2 ए एल। ये हमारा हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस। अगर ये फ्री स्पेस में नहीं है, फ्री स्पेस में नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? म्यू आर एंड म्यू नॉट n1 n2 ए एल, दिस विल बी द फॉर्मूला। तो ये आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला है फॉर टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड्स, करेक्ट। एंड ये आपने यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो गई। N1 क्या हो गया? N1 यहाँ पर क्या है? एक चीज़ समझ लो, यहाँ पर N1 जो है हमारा नंबर ऑफ टर्न्स है इन आउटर सोलेनॉइड। N2 क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स है इन इनर सोलेनॉइड, इनर सोलेनॉइड। तो ये हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं। ये आपके पास तीनों फॉर्मूले हो गए हैं, इनको आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हम लोग MCQ वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से ये चैप्टर हमारा ओवर हो गया है एंड ईच एंड एवरी टॉपिक ऑलमोस्ट हमने कवर किया है यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे इसके क्वेश्चंस के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।